औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से हैं। तो आज हम जो है वो ये शुरू करने लगे हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1। तो ये कोर्स जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये बड़ा जनरलाइज्ड किस्म का कोर्स होगा और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को ये कवर कर रहा होगा, तकरीबन ऑल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुक्स यूज़ की जाती हैं उनमें नंबर 1 पे जो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, नंबर 1 पे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बाय चार्ल्स किटल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय अब्दुल वहाब और थर्ड नंबर पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय ब्लैकमोर। ये 3 मेन किताबें जो हैं इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स चाहे 1 का कोर्स हो चाहे 2 का कोर्स हो उसके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। तो अभी मैं आपको जो है लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने लगा हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 का। तो हम ये दोनों कोर्सेज जो हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर मैं ना सिर्फ ये है कि आपको ये समझाऊंगा, साथ पूरे नोट्स भी इसके मैं आपको लिखवाऊंगा इन लेक्चर्स के अंदर। यानी कि आपको इम्तिहान में आपने किस तरह लिख के आना है वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है। वो सारे नोट्स जो है वो आपको लिखवाए जाएंगे यहाँ पर और एक एक चीज़ जो है वो समझाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर के ऊपर हम जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता है कि सॉलिड जो होती है उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। उन 3 फॉर्म्स के अंदर एक को हम कहते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स, एक को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स और एक को हम कहते हैं पॉलीमर सॉलिड्स। तो हमारा यहाँ पर मेन फोकस जो है ना तो वो पॉलीमर के ऊपर है ना अमॉर्फस सॉलिड्स के ऊपर है। हमारा बेसिक जो यहाँ पर फोकस है वो है हमारा क्रिस्टल्स के ऊपर या क्रिस्टल सॉलिड्स के ऊपर। तो ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनके अंदर परफेक्ट पीरियोडिसिटी होती है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि प्लेन्स एक ही आर्डर में होती हैं। और इस टाइप के सॉलिड्स जो होते हैं इनमें एटम या मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज होते हैं एक रेगुलर अरे में 3 डायमेंशंस के अंदर, यानी कि सेम तरह की प्लेन्स होती हैं, एक तरह की अरेज होती है। तो दीज आर द सॉलिड्स। तो ये आपके पास सॉलिड्स हैं हैविंग, जिसके अंदर के हमारे पास परफेक्ट पीरियोडिसिटी होती है पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिक होता है, एक ही तरह का जो है वो पैटर्न आ रहा होता है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स या इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर अरेंज इन, ये अरेंज हुए होते हैं इन रेगुलर अरे इन 3 डायमेंशंस, इन रेगुलर अरे इन 3D, 3 डायमेंशन। अब रेगुलर अरे का मतलब ये है कि जो प्लेन्स हैं इनकी, मिसाल के तौर पर अगर ये आपका क्रिस्टल सॉलिड है, मैं ऐसे एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, तो
इधर ये प्लेन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, तो ये देखिए ये एक ही तरह रेंज है, इनमें पीरियोडिसिटी है, इसका एक ही तरह का पैटर्न है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सॉलिड्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये क्रिस्टलन सॉलिड्स हैं जिनमें एक ही तरह का अरे होता है, एक ही तरह का पैटर्न होता है, पीरियोडिसिटी होती है, एक ही तरह से प्लेन जो हैं वो ओरिजिनेट हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हमने देखना है कि ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि दीज आर द सॉलिड्स हैविंग परफेक्ट पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर अरेन इन रेगुलर अरेन 3D। एक ही तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक ही तरह की अरेज जो हैं वो आपके पास होंगी 3 डायमेंशनल के अंदर। तो अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं, तो क्रिस्टल सॉलिड हो गए। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स, तो इट इज़ अ पीस ऑफ ए क्रिस्टल सॉलिड। ये क्रिस्टल सॉलिड का पीस होता है जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं रेगुलरली एंड पीरियोडिकली। यानी कि क्रिस्टल्स क्या हैं? क्रिस्टल सॉलिड्स का एक ही पीस है जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक पीरियोडिक जो है वो पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर मैं ना सिर्फ आपको समझाऊंगा बल्कि पूरे नोट्स लिखवाऊंगा लेक्चर्स के अंदर, ताकि आपको पेपर में लिख के आने में कोई मसला ना हो। इट इज़ ए पीस ऑफ क्रिस्टलन सॉलिड। तो ये एक पीस है क्रिस्टलन सॉलिड का इन विच जिसके अंदर इन विच एटम्स आर अरेंज्ड रेगुलरली एंड पीरियोडिकली, जिसमें एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं रेगुलरली और पीरियोडिक। इनकी प्लेन्स एक ही तरह जो है वो अरेंज होती हैं। जैसे मैंने इस फिगर के अंदर आपको बताया, एक ही तरह की प्लेन्स है ना, ये देखें, इसमें कोई रैंडमनेस जो है वो नहीं है। एक ही लाइन के अंदर ये प्लेन है तो दूसरी लाइन में ये प्लेन है, तीसरी लाइन में ये प्लेन है, चौथी लाइन में ये प्लेन है, तो ये एक ही तरह से अरेंज्ड। तो ये हो गए क्रिस्टल सॉलिड्स और क्रिस्टल। अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे इनको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इनके आगे कौन कौन से जो हैं हमारे पास टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में हम सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल, इनको हम देखते हैं। तो दिस इज आप कह लें कि ये पहला लेक्चर है और समथिंग इट इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द सॉलिड्स, क्योंकि बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स डील इससे करती है कि हमने जो सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलन सॉलिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है डिटेल के साथ। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स जो है, जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, इनके अंदर नंबर 1 के ऊपर क्रिस्टल जो होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है इनटू 2 टाइप्स। क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। क्रिस्टल जो हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पे हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट। इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट, ठीक है। इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो
तो सिंगल क्रिस्टल जो है ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर जो है पीरियोडिसिटी होती है स्ट्रक्चर की, और ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द मटीरियल। मतलब पूरे मटेरियल में एक ही तरह का स्ट्रक्चर होगा, और वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो क्रिस्टलन स्ट्रक्चर जो है वो होगा, यानी कि एक ही आर्डर पूरे मटेरियल के अंदर जो है वो प्रिवेल करेगा। तो इट इज़ ए क्रिस्टल। तो ये एक क्रिस्टल है इन विच द periodicity, जिसके अंदर जो periodicity है ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर की जो periodicity है extends throughout the material, extends throughout the material। जो पूरे मटेरियल पे फैली होगी, यानी कि जो पूरा आपका सॉलिड है, उस पूरे सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलन होगा, यानी कि उसके अंदर जितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ही तरह से एक ही प्लेन्स के अंदर जो हैं वो अरेंज हुए होंगे। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर है उसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल, तो इट इज ए क्रिस्टल इन विच शॉर्ट रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट। अब इस यानी कि ये पूरे के मटेरियल के ऊपर नहीं फैला होता, इसके अंदर शॉर्ट रेंज, जैसे सिंगल क्रिस्टल के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है कि ये पूरे मटेरियल के ऊपर फैला नहीं होता। इट इज ए क्रिस्टल, तो ये हमारे पास क्रिस्टल है इन विच शॉर्ट रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट, जिसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग रेंज नहीं। यानी कि ये इस सॉलिड के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही क्रिस्टल हो सकता है कि उसके अंदर अमार्फस हो, पॉलीमर हो, या कुछ हिस्सा जो है वो क्रिस्टलन का हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह के हैं, एक सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल का मतलब ये है कि जो इसका ऑर्डर है लॉन्ग रेंज है, वो पूरे का पूरा मटेरियल ही क्रिस्टल है, और दूसरा पॉली है, पॉली में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यानी कि कुछ हिस्सा उसका क्रिस्टल हो सकता है और कुछ हिस्सा उसका क्रिस्टल नहीं हो सकता। अब आगे ये तो हो गए क्रिस्टल। अब इसमें जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आपने समझना होता है तो उसमें सबसे पहले जो बात की जाती है वो की जाती है लेटस की। लेटेस्ट को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो लेटेस्ट हम देखते हैं, जिसको हम कहेंगे कि दैट इज क्रिस्टल लेटेस्ट, जिसको आप क्रिस्टल लेटेस्ट का नाम जो है वो देते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज अ रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। तो ये बेसिकली एक रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की स्पेस के अंदर, जो कि किसी क्रिस्टल को डिस्क्राइब कर रही होती है। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ए रेगुलर पीरियोडिक, इसको हम कहेंगे कि ये एक रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है जी। तो इफ वन रिप्लेसेस ईच एटम ऑफ द क्रिस्टल बाय अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट, अगर हर पॉइंट एक एटम ऑफ क्रिस्टल को रिप्लेस करे और ये लोकेट कर रहा हो किसी मीन पोजीशन ऑफ एटम के ऊपर, ठीक है जी। तो इफ वन replaces each atom, हर एटम जो है अगर एक रिप्लेस करे ईच एटम ऑफ द
क्रिस्टल के हर एटम को बाय ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल पॉइंट का मतलब है कि जो 3D स्पेस के अंदर हो, लोकेटेड एट द मीन पोजीशन ऑफ एटम, जो कि एटम की मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो लोकेटेड हो, दैट एटम। तो हर पॉइंट उस एटम को रिप्लेस करेगा, ठीक है, जिसको हम 3D स्पेस के अंदर हम उसको ले रहे हैं। तो ये रिजल्ट करेगा इज ए पैटर्न ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ये एक पैटर्न ऑफ पॉइंट्स होगा जिन सब की सिमिलर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी एज द क्रिस्टल, जिस तरह क्रिस्टल की होती हैं, बट विच इज डिवोर्ड ऑफ एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, लेकिन इसमें कोई फिजिकल कॉन्टेंट्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो दिस ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस और या लेटस कहते हैं। और ऑल एटॉमिक जो साइट्स होती हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय लेटस साइट्स, ठीक है। यानी कि स्पेस के अंदर अगर क्रिस्टल को डिस्क्राइब करना है तो क्रिस्टल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें लेटस की जरूरत पड़ती है। तो रिजल्ट इज ए पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, द रिजल्ट इज ए पैटर्न ऑफ पॉइंट्स। अब ये जो हर एटम को एक पॉइंट से आप रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके नतीजे में एक पैटर्न ऑफ पॉइंट्स मिल जाता है हैविंग सेम जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब है कि एक ही तरह का ऑर्डर, एक ही तरह का पैटर्न, जिनकी सेम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी एज द क्रिस्टल, जैसे कि क्रिस्टल की है, जिस तरह के क्रिस्टल की होती हैं, बट विच इज डिवॉइड लेकिन ये डिवॉइड होगा ठीक है, यानी कि खाली होगा, विच इज डिवॉइड ऑफ एनी फिजिकल कंटेंट, यानी कि इसमें कोई फिजिकल कंटेंट नहीं होगा, फिजिकल कंटेंट से यह खाली होगा। तो ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। दिस ज्योमेट्रिकल तो ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है पैटर्न इज कॉल्ड, तो इसको हम नाम देंगे क्रिस्टल लेटस का और लेटस, या लेटस का हम इसको नाम देंगे, ठीक है जी, इस सारी अरेंजमेंट को। ये पूरे जितने पॉइंट्स जो हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं आपके पास एटम्स को, तो इसको हम क्रिस्टल लेटस का या लेटस का नाम देंगे। ऑल द एटॉमिक साइट्स हैव बीन रिप्लेस्ड, तो ऑल एटॉमिक साइट्स, तो जितनी भी एटॉमिक साइट्स हैं हैव बीन रिप्लेस्ड बाय
क्रिस्टल साइट्स। तो जितने भी एटॉमिक साइट्स हैं उनको लेटेस्ट साइट, सॉरी क्रिस्टल नहीं, लेटेस्ट साइट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि वो सारे एटम्स जो हैं वो पॉइंट्स के तौर पर आप लेने शुरू कर देंगे। लेटेस्ट साइट्स यानी कि पोजीशन। अब आप लेटेस्ट बेसिकली क्या है कि आप एटम्स की पोजीशन जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर स्पेस के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। तो दिस इज नोन एज क्रिस्टल लेटेस्ट। लेटेस्ट बेसिकली आपको पॉइंट्स यानी कि एटॉमिक लोकेशंस, ज्योमेट्रिकल है ना, ज्योमेट्रिक का मतलब उसकी लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है अब आप आएंगे प्लेन लेटेस्ट क्या होता है। व्हाट डज मीन बाय प्लेन लेटेस्ट? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेन लेटेस्ट क्या होता है। प्लेन लेटेस्ट, तो दिस लेटेस्ट इन 2 डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन लेटेस्ट। अब वो लेटेस्ट जो 2D के अंदर हो, यानी कि 2 डायमेंशंस के अंदर हो। द लेटेस्ट, तो जो लेटेस्ट है इन 2D 2 डायमेंशंस के अंदर इज कॉल्ड प्लेन लेटेस्ट। तो उसको हम प्लेन लेटेस्ट कहते हैं। 2 डायमेंशंस के अंदर ही प्लेन होती है, हमेशा ऐसे होती है ना 2D, ये एक्स वाई। तो इसके अंदर कोई लेटेस्ट है तो ये प्लेन लेटेस्ट होगा। उसके बाद आता है स्पेस लेटेस्ट। स्पेस लेटेस्ट, तो द लेटेस्ट इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्पेस। अब अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस के अंदर तो तीनों डायमेंशन जो हैं वो आ जाती है, यानी कि एक्स वाई जेड। तो अगर स्पेस के अंदर कोई लेटेस्ट है तो उसको हम, जो 3D के अंदर जो लेटेस्ट है उसको हम स्पेस लेटेस्ट का नाम देंगे। तो द लेटेस्ट इन 3D, तो अब जो लेटेस्ट है 3D के अंदर इज कॉल्ड स्पेस लेटेस्ट। तो इसको हम स्पेस लेटेस्ट का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप इनकी बताएं तो एक तो लेटेस्ट हो गया लीनियर लेटेस्ट, यानी कि जो एक लाइन के अबाउट एटॉमिक पोजीशंस हो, जैसे ये है, ये आपके पास लीनियर लेटेस्ट हो गया। अब अगर प्लेन है तो ये प्लेन लेटेस्ट है, ये देखिए ये प्लेन लेटेस्ट है जो कि प्लेन के अंदर है। और अगर 3D के अंदर है तो वो इस तरह का होगा। तो ये वाला जो लेटेस्ट है ये स्पेस लेटेस्ट है, यानी कि जो 3D के अंदर है। ये 3D में है और ये 2D में है और ये 1D के अंदर है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास लेटेस्ट होते हैं कि स्पेस में है, लाइन पे है, या प्लेन के अंदर है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे इसके अंदर लेटेस्ट साइट्स, कि लेटेस्ट साइट्स क्या होती हैं। लेटेस्ट साइट मतलब क्या पोजीशंस हैं, क्या साइट्स हैं एटम्स की क्रिस्टलन स्ट्रक्चर के अंदर। तो लेटेस्ट साइट्स, या इनको हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स। तो जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं ऑफ स्पेस लेटेस्ट आर के लेटेस्ट साइट। इंडिविजुअल पॉइंट्स मतलब हर पॉइंट के ऊपर जो एक एटम है, ठीक है, वो इंडिविजुअल पॉइंट्स जो है स्पेस के अंदर, उनको हम लेटेस्ट साइट्स कहते हैं। तो द इंडिविजुअल, जो हमारे पास इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं
ऑफ स्पेस के, यानी कि जो 3D के अंदर हैं, स्पेस लेटेस के, आर कॉल्ड लेटेस्ट साइट्स। तो इनको हम कहते हैं लेटेस्ट साइट्स और लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, उसका नाम देते हैं। तो ये बात होगी अब लेटेस्ट की, लेटेस्ट साइट की। हमें यहाँ तक ये समझ आ गया कि बेसिकली लेटेस्ट जो है वो स्पेस के अंदर एटम्स की पोजीशंस जो होती हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है, उनकी पोजीशंस को। तो अब वहाँ पर एटम्स भी आपको चाहिए। तो अब इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं बेसिस। जब लेटेस्ट और बेसिस मिलती हैं तो ये क्रिस्टल बनता है। तो टू फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाना हो तो वो प्लीज ए एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑन द लेटेस्ट पॉइंट्स। तो हम एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं उनको लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं, विच आर प्लेस्ड एट ईच लेटेस्ट पॉइंट, जिनको हर लेटेस्ट पॉइंट पर रखा है। टू फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इज कॉल्ड बेसिस। और ये में भी ये सिंगल एटम भी हो सकता है। तो बेसिस जो है ये आइडेंटिकल होती है इन द कंपोजिशन, अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन के अंदर। तो अब आपने पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है। तो टू फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने बनाना है। तो वो हम प्लेस करेंगे, वी प्लेस एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को, और आयंस को ऑन द लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर, विच आर प्लेस्ड, जो कि प्लेस्ड होंगे एट ईच लेटेस्ट पॉइंट, हर लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर। अब लेटेस्ट पॉइंट आपको पता है कि बेसिकली पोजीशन बता रहा होता है एटम की उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। टू फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना, यानी कि लेटेस्ट पॉइंट्स और बेसिस, ये बेसिस हैं बेसिकली। तो इनको कम करने के लिए हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना कहता है इज कॉल्ड बेसिस। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड बेसिस। जब आप हर पॉइंट के ऊपर, लेटेस्ट के पॉइंट के ऊपर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को रख देते हैं। तो मे बी सिंगल एटम, ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, मे बी ए सिंगल एटम, और ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिस जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, यानी कि एक ही तरह होती हैं। अब बेसिस आर आइडेंटिकल। अब किन चीज़ों के अंदर बेसिस जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं? नंबर 1 कंपोजिशन, आपकी क्या स्ट्रक्चर की कंपोजिशन है। नंबर 2 आपकी क्या अरेंजमेंट है एटम्स की, और किस तरह आपने उन एटम्स को ओरिएंटेशन, यानी कि क्या सिमतें उनको उन लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर दी हुई हैं। तो इसके ऊपर बेसिस जो हैं वो बेस करती हैं। तो अब यहां तक हमें जो है ये बात पता लग गई कि अगर लेटेस्ट और बेसिस को मिला दें, लेटेस्ट और बेसिस को अगर हम मिला दें, तो लेटेस्ट और बेसिस को मिलाने के बाद हमारे पास जो है वो क्रिस्टल
बन जाता है। ठीक है जी, क्रिस्टल जो है वो बन जाता है जब लेटेस और बेसिस को हम मिला देते हैं। तो अब आ रहे हैं कि जब क्रिस्टल बन जाता है तो अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा। ये होगा एक पीरियोडिक अरे ऑफ एटम्स। अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि अब हमें यहाँ पर लेटेस और बेसिस की समझ आ गई है, तो नाउ वी कैन डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिस और लेटेस को मिलाएं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो नाउ आई विल डिस्कस हियर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये वीडियोस मेरी थोड़ी सी लंबी होंगी, लेक्चर्स लंबे होंगे, उसकी वजह ये है कि मैं बीच में सारे नोट्स भी आपको साथ लिखवाऊंगा। यानी कि ये लेक्चर लेने के बाद फिर आपको जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप यही लिख लें तो ये इम्तिहान के अंदर इनफ होगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली क्या है, ये पीरियोडिक अरे ऑफ एटम्स है। यानी कि एक ही स्टाइल के अंदर जो एटम्स हुए हो उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्रिस्टल लेटिस प्लस बेसिस, क्रिस्टल लेटिस प्लस बेसिस, अगर लेटिस और बेसिस को मिला दें तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब आप सपोज करें कि हमारे पास जो है वो ये इस तरह कोई पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स के अंदर हमारे पास एटम्स होंगे। अगर सपोज करें कि ये हमारे पास एटम्स हैं और इनको हम यूं बनाएं, ये एटम्स, इधर भी एटम्स और ये यहाँ पर भी एटम्स और यहाँ पर भी एटम्स, तो इनको मैं अगर मिलाऊं आपस में, ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक बन जाएगा पोर्शन, उसके बाद ये एक पोर्शन बन जाएगा लेटेस्ट पॉइंट्स का। इसी तरह आप जो है वो नीचे भी बना सकते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ऐसे करके ये हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इनको मिलाएं तो ये हमारे पास एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो अब इन फिगर्स के अंदर आप ये नोट कर सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ एटम। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब देखें ना ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ये एटम्स है स्ट्रक्चर के अंदर। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ एटम्स। तो ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, ये देखें, इनके साथ ये बेसिस अटैच है। ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं और इनके साथ बेसिस जो हैं वो अटैच हैं। तो बेसिस, लेटेस्ट पॉइंट के साथ बेसिस यानी कि एटम्स जब अटैच हुए हैं तो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट है कि अ क्रिस्टल लेटेस इज मेड ऑफ पॉइंट। A crystal lattice is made of points। तो क्रिस्टल लेटिस जो है वो मेड है ऑफ पॉइंट्स। तीसरे नंबर पर अ क्रिस्टल सिस्टम इज ए सेट ऑफ एक्सिस। तो थर्ड नंबर पर क्रिस्टल का जो सिस्टम है वो पूरा सेट ऑफ एक्सिस है, यानी कि 2D, 3D, 1D। A crystal system is a set of axes। ये एक्सिस का एक सेट है।
उसके बाद आ जाए हम नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं वो है लेटेस्ट वेक्टर। अब जारी बात है कि आपने जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया है, यानी कि एटम की पोजीशन जो है उसको आपने डिस्क्राइब कर दिया एटम की पोजीशन को, तो वहाँ पर फिर जब पोजीशन होती है तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पोजीशन वेक्टर जो इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के केस के अंदर होता है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो लेटेस्ट वेक्टर होता है। तो अब देखते हैं हम लेटेस्ट वेक्टर। तो लेटेस्ट वेक्टर अ वेक्टर विच टेक्स अस फ्रॉम वन लेटेस्ट पॉइंट टू एन अदर लेटेस्ट पॉइंट, जो एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट तक लेके जाए इज कॉल्ड लेटेस्ट वेक्टर। अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर विच टेक्स अस फ्रॉम वन लेटेस्ट पॉइंट to an other latest point, एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट तक लेके जाए इज कॉल्ड ए लेटेस्ट वेक्टर। तो उसको हम लेटेस्ट वेक्टर का नाम देते हैं। तो अब इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर। लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल मोशन ऐसी होती है कि जो दो पॉइंट्स की पैरेलल मोशन हो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो पोजीशन जो होती है किसी भी लेटेस्ट पॉइंट की स्पेस के अंदर उसको हम यूं लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ एनी लेटेस्ट पॉइंट। तो जो पोजीशन आपके पास किसी भी लेटेस्ट पॉइंट की इन स्पेस लेटेस्ट is given by, तो वो आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आर ये एक पोजीशन ट्रांसलेशनल वेक्टर है, n1a प्लस n2b प्लस n3c। ठीक है, इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है, इसको हम कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर जो है वो कहलाएगा कॉल्ड लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर। कॉल्ड लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो इसको हम लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर का नाम देंगे, जहां पर वेयर ए बी एंड सी आर कॉल्ड फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। वेयर ए बी एंड सी आर कॉल्ड फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। यहाँ पर ए बी और सी को 3D के अंदर हम बेसिक ट्रांसलेशनल वेक्टर्स का नाम देंगे और इनको हम कहेंगे बेसिस वेक्टर्स। या बेसिस वेक्टर्स का इनको नाम जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर n1 n2 n3 जो है ये आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं। आल्सो n1 n2 and n3 are arbitrary
इंटीजर्स, यानी कि इनकी कोई इंटीजर वैल्यूज होगी इनकी n1 n2 और n3, क्योंकि 1 2 3 को इस तरह की इंटीजर वैल्यूज हैं। तो जो आप चॉइस होती है यहाँ पर बेसिस वेक्टर की, वो कोई यूनिक चॉइस नहीं होती है, वो चॉइस आप ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो वो देखते हैं हम। तो जो बेसिकली यह एक कंसेप्ट है ट्रांसलेशनल वेक्टर का कि ये उस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ये वेक्टर जिस तरह पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो जो चॉइस है ऑफ बेसिस वेक्टर्स, द चॉइस ऑफ बेसिस वेक्टर्स इज नॉट यूनिक। ये यूनिक जो है वो नहीं होती। तो अब आप देखें कि हम लेते हैं एक पॉइंट ए को एज ओरिजिन। मैं फिगर बनाता हूँ। टेक ए पॉइंट ए एज ओरिजिन। इसको ओरिजिन के तौर पर पॉइंट को लें। तो यहाँ पर देखें कि आप अगर ये एक पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है और ये इधर से जाता है यहाँ तक, तो यहाँ पर कोई पॉइंट सी है और ये ए से बी तक जो वेक्टर है वो बी है। ठीक है, इधर तक बना दिया। उसके बाद ये ऊपर जाता है यहाँ पर, इधर, फिर इधर आता है इस जगह पर, इसको इससे मिला दें तो ये पॉइंट यहाँ पर डी आपके पास आ जाता है। इधर से इधर तक एक वेक्टर जाता है, इसको कह दें ये ए वेक्टर है। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दें, इधर ले आएँ, फिर इसको इधर लेके आएँ, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो यहाँ से अब एक वेक्टर ये इधर तक जा रहा है, ये वेक्टर बी है और इधर से जो ये वेक्टर यहाँ तक जा रहा है ये आर है। तो आर जो है वो आपके पास आ जाएगा, उसमें दो ए आ रहे हैं, तो आर जो है ये आपके पास 2a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। तो वेक्टर ए और बी जो है ये बेसिस वेक्टर हैं। वेक्टर ए एंड बी आर बेसिस वेक्टर्स। तो वेक्टर्स ए और बी जो हैं ये बेसिस वेक्टर्स हैं ऑफ द लेटेस्ट के। ठीक है जी, ये उसके बेसिस वेक्टर हैं। तो वेक्टर ए एंड बी जो हैं फॉर्म है अनदर सेट ऑफ बेसिस वेक्टर। तो अब ये जो वेक्टर ए और बी हैं, वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, इन पर एडो टूल रूल लगा के आप इनको जमा करें तो ये क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो ए प्लस बी है फॉर्म एन अदर set of basis vectors। तो ये एक और सेट बना देगा बेसिस वेक्टर का जब इस पर हेडर टूल लगा के आप इसको जमा करेंगे। तो एरिया जो होता है अब यहाँ पर यूनिट सेल का, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल है इसका एरिया आपके पास होगा ए क्रॉस बी, यानी कि प्लेन में ही एरिया जो है वो आता है। तो हम इसको लिख लेंगे ए क्रॉस बी, ये इसका एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम जो होगा ये 2D में होगा और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो होगा ए डॉट बी क्रॉस सी।
तो ये आपके पास वॉल्यूम जो है वो आएगा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर है जो बेसिकली पोजीशन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, अब आप देखें कि ये बेसिकली पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम यहाँ पर अभी जो यूनिट सेल की हमने बात की है, तो ये यूनिट सेल जो है ये भी हमें डिफाइन करना चाहिए, जिसका हमने वॉल्यूम लिखा है और वी हैव राइट डाउन इट्स एरिया। तो चलिए मैं यूनिट सेल को डिफाइन करता हूँ। ये पहले भी पढ़ी हुई है, एफएससी में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इनका। तो यूनिट सेल, जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है लेटेस का, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक क्या आती है? एक ईंट को रखे, बहुत सारी ईंटें इकट्ठी करके रख दें तो एक बिल्डिंग बन जाती है। तो वो एक ईंट जो है बेसिकली उस बिल्डिंग के अंदर वो यूनिट सेल है। तो स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द लेटेस्ट का छोटा बिल्डिंग ब्लॉक लेटेस्ट का, विच रिपीटेड इन 3D, which is repeated in 3D, जो 3 डायमेंशंस के अंदर रिपीट हुआ वो, फिल द होल स्पेस, तो वो पूरी स्पेस को फिल कर देता है। फिल द होल स्पेस। तो ये बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आप इकट्ठे कर दें तो पूरी बिल्डिंग आपके पास बन जाएगी। तो अब अगर 2D के अंदर यूनिट सेल देखें तो ये हमारे पास AB, ये यूनिट सेल है इन 2D, 2 डायमेंशंस के अंदर। और 3D में देखें तो ये हमारे पास 3D के अंदर यूनिट सेल है। थ्री डी के अंदर ये हमारे पास यूनिट सेल जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, वो क्या है? वो यूनिट सेल है। तो बहुत सारे यूनिट सेल्स जो हैं उनको इकट्ठा करके आप आपस में मिला दें। ठीक है, बहुत सारे यूनिट सेल्स को इकट्ठा करके आप आपस में मिला दें तो वो एक पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, यानी कि एक पूरा क्रिस्टल जो है वो बन जाएगा। अब आ जाए हम, ये यूनिट सेल का पता लग गया। अब हमने डिस्कस करना है प्रिमिटिव सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है किसी वॉल्यूम के अंदर, दैट मे बी डिफाइंड फॉर ए क्रिस्टल, किसी वॉल्यूम के अंदर स्मॉलेस्ट जो किसी क्रिस्टल के लिए डिफाइन किया जाए इस कॉल्ड प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव, यानी कि जो वॉल्यूम के अंदर जिस सेल को आप डिफाइन कर रहे होते हैं वो बेसिकली प्रिमिटिव सेल होता है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 3D के अंदर, जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है वॉल्यूम के अंदर, दैट मे बी डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के लिए इज कॉल्ड द प्रिमिटिव सेल, is called the primitive
cell or primitive यूनिट सेल। यानी कि जो 3D के अंदर आपका सेल है 3 डायमेंशंस के अंदर, उसको प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देते हैं। तो जो प्रिमिटिव सेल है कंटेन्स ओनली 1 लेटेस्ट पॉइंट। तो प्रिमिटिव के अंदर सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट होता है। द प्रिमिटिव cell contain only one latest point। तो उसके अंदर सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूं करके फिगर बनाएं, ये ठीक है जी, ये हमने फिगर बना दी। तो इधर एक ये लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पर हम रख लें। तो ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पर ये वाला जो है ये सी वेक्टर हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसके अंदर एक पॉइंट जो है ये प्रिमिटिव सेल बन गया। तो प्रिमिटिव सेल जो होता है वो सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट को कंटेन कर रहा होता है। तो अगर ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी एंड सी आर चूजन सच दैट दे मेक ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट सेल, देन दीज ट्रांसलेशन वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो अगर ये मिलकर एक जो है वो बना रहे हैं सेल, तो इनको हम प्रिमिटिव वेक्टर्स का नाम जो है वो दे देंगे। यानी कि ये वॉल्यूम के अंदर एक छोटा सेल जनरेट कर रहे हैं, तो इन वेक्टर्स की वजह से जो सेल जनरेट हो रहा है वो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। तो इफ द ट्रांसलेशन वेक्टर्स, तो अगर ट्रांसलेशन वेक्टर्स ए बी एंड सी, तो अगर जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी आर चूजन सच दैट इनको इस तरह चूज किया जाए, दे मेक ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट सेल, दे मेक ए पॉसिबल स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, कि एक छोटा, जितना छोटा हो सकता है पॉसिबल यूनिट सेल जो है बनाए, देन दीज ट्रांसलेशन वेक्टर्स, देन दीज ट्रांसलेशन वेक्टर्स आर नोन एज primitive translation vectors। तो अगर ये एक छोटा स्मॉलेस्ट 3D के अंदर ये वेक्टर्स जो है एक यूनिट सेल बना रहे हैं, तो फिर इन वेक्टर्स को हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स का नाम देंगे, एंड यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड यूनिट सेल is called primitive unit cell। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होगा उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ए मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है इसका सबसे मिनिमम वॉल्यूम। तो नंबर 1 पॉइंट, primitive unit cell is a minimum volume unit cell।
यानी कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर सबसे जो छोटा यूनिट सेल है जिसका सबसे कम वॉल्यूम है वो परमिटिव यूनिट सेल है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर अ यूनिट सेल इज नॉट ऑलवेज अ परमिटिव सेल। अ यूनिट सेल इज ऑलवेज नॉट ए परमिटिव तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यूनिट सेल जो है वो परमिटिव सेल हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर 2D के अंदर कोई यूनिट सेल हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो परमिटिव सेल है। ये देखें ना, ये 2D के अंदर हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये यूनिट सेल जो है ABCD ये प्लेन के अंदर है, ये वॉल्यूम के अंदर ये सेल नहीं है, ठीक है। ये वॉल्यूम के अंदर सेल नहीं है, ये हमारे पास परमिटिव सेल है। ये परमिटिव सेल है इन 2D। 3D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल जो है वो परमिटिव सेल हो। तो सिंस यूनिट सेल हैव 4 पॉइंट्स एट देयर कॉर्नर्स, अब यूनिट सेल जो होता है उसके पास 4 पॉइंट जो हैं उसके कॉर्नर के ऊपर होते हैं। तो सिंस यूनिट सेल, अब जो एक यूनिट सेल होता है 4 पॉइंट्स, इसके ऊपर 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स एट देयर कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है जी। हर यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर 4 पॉइंट होते हैं। ईच पॉइंट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 4 सिमिलर नेबरिंग सेल्स। अब इसी यूनिट सेल के नेबर में भी 4 सेल्स होते हैं, तो वो नेबरिंग सेल के साथ उन 4 पॉइंट्स को शेयर करता है। तो ईच पॉइंट, तो हर पॉइंट जो है इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन, तो वो शेयर होता है बिटवीन 4 सिमिलर नेबरिंग जो नेबर के अंदर होते हैं उसके सेल्स, नेबरिंग सेल्स के अंदर हर के कॉर्नर के ऊपर 4 पॉइंट है और वो 4 पॉइंट जो हैं वो नेबरिंग सेल के साथ शेयर होते हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट, तो फिर लिहाजा हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगी। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट इज 1/4, क्योंकि वह 7 वाले के साथ शेयर कर रहा है, तो हर पॉइंट की कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगी। आल्सो देयर आर 4 पॉइंट्स, तो लिहाजा अब चूंकि यहां पर 4 पॉइंट्स हैं, आल्सो देयर आर 4 पॉइंट्स, तो अब चूंकि यहां पर 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और 4 जो हैं वो नेबरिंग के साथ शेयर कर रहे हैं। सो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय 4 पॉइंट, तो लिहाजा जब टोटल कंट्रीब्यूशन 4 पॉइंट की तरफ से जो होगी, सो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय 4 पॉइंट्स, तो अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन है
4 पॉइंट्स की वजह से इज 4 ज़रब 1/4। 1 पॉइंट की वजह से 1 है तो टोटल 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पीछे रह गया 1 ही, तो 1 ही रह जाएगा। तो हर एक इसका मतलब जो टोटल कंट्रीब्यूशन है 4 पॉइंट्स की मदद से वो 1 के बराबर। 10 ईच यूनिट सेल प्रोवाइड 1 लेटेस्ट पॉइंट। 10 ईच यूनिट सेल, तो हर यूनिट सेल, अब आप देख लेंगे ये 1 आ गया, तो हर जो यूनिट सेल है प्रोवाइड्स 1 लेटेस्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स 1 लेटेस्ट पॉइंट। तो वो 1 लेटेस्ट पॉइंट जो उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि 4 के बराबर में भी 4 होते हैं और वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 1 लेटेस्ट पॉइंट करता है टू ए प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल के अंदर। ठीक है जी। अब आप देखें कि अब प्रिमिटिव सेल अगर मैं 3D के अंदर जो है वो बनाऊं, अब ये समझने वाली बात है कि 4 है तो 4 के साथ वो बना रहा है, तो 4/4 मल्टीप्लाई बाई, तो वो 1 के बराबर आ जाता है, 1 लेटेस्ट पॉइंट आ जाता है। एक प्रिमिटिव सेल जो है वो 1 लेटेस्ट पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ज़रा देखते हैं, हम इसको फिगर्स बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं ये एक फिगर बनाऊं ऐसे, ये देखें, आप इधर देखें, एक ये पॉइंट है, 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 एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इधर ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया। ठीक है जी। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है। तो सिंस 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8, वो 8 जो है वो 8 के साथ ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1 रह जाएगा। यहां पर ये क्या है, प्रिमिटिव सेल इन 3D, ये 3D के अंदर प्रिमिटिव सेल है। अब उसके बाद जो है वो आप देखें कि ये आ जाए अगर 1 2 3 4, तो ये आपने नेबरिंग के साथ करेगा तो 4 ज़रब 1/4 ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखें कि अगर हमारे पास हो ये इस तरह की फिगर हो ऐसे, ठीक है, ये इस तरह की फिगर हो, तो यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर अब इसके अंदर, बल्कि इसको मैं इधर बनाता हूँ, ये हमारे पास जो है ये आप देखें कि ये 4 ज़रब 4 हो गया, ये मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं, ये देखिए ये, ठीक है, इधर एक ये और एक ये, ठीक है जी। तो इसको हम 4 ज़रब 4 को इधर लिख देते हैं, 4 ज़रब 1/4, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। और इधर अब मैं बनाता हूँ ये दूसरी फिगर, ये और ये, ठीक है जी। इधर भी ये नीचे से ये हमारे पास पॉइंट्स, ठीक है, ये आगे एक पॉइंट चला गया। तो अब आप देखेंगे ये 4 ज़रब और 1 ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट इधर आ रहा है, इसको आप कह दें ये S1 है, इसको कह दें ये S2 है। तो अब ये 4 ज़रब 1/4 तो आ रहा है ये,
लेकिन इसके साथ ये एक 1 इसमें ऐड हो रहा है तो ये टोटल 2 हो जाएंगे। तो S1 जो है वो परमिटिव सेल है, ये वाला S1 इज परमिटिव सेल, क्योंकि ये 1 दे रहा है, 1 लेटेस्ट पॉइंट दे रहा है। लेकिन ये परमिटिव सेल नहीं है S2, ये तो 2 दे रहा है, ठीक है। तो S2 जो है ये नॉन प्रिमिटिव सेल है, इसमें एक पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो प्रिमिटिव सेल की तो ये है कि उसमें एक ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट से ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। तो अब आप देखें कि अगर इसी तरह एक और फिगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, देखें कि एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, ठीक है। इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिला दें और S1 और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाए एक्स्ट्रा, ठीक है जी। उसके बाद इसको कह दें ये A है, इसको कह दें ये B है। तो यहाँ पर अब नीचे इधर 1 2 3, अब यहाँ पर ये एक, यहाँ पर ये फिगर, ये S2 है, ठीक है जी, ये S2 है। और यहाँ पर ये वेक्टर A है, इसको कह दें A प्राइम, इसको कह दें B प्राइम, ये वेक्टर है। और इधर से भी ये और ये और इसको इसके साथ मिला दें। तो अब आप देखें कि इस S2 के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ठीक है। S2 के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, लेकिन S1 के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो S1 जो है ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव सेल है, ठीक है। और S2 जो है, क्योंकि इसके अंदर और एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ये प्रिमिटिव सेल है। तो इसका मतलब है कि पर लेटेस्ट पॉइंट एक ही होना चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट लेटेस्ट पॉइंट एक है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो फिर वो प्रिमिटिव सेल है। लेकिन अगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है तो फिर वो प्रिमिटिव सेल नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहीं पर हम अपना ख़त्म करते हैं ये लेक्चर नंबर 1 जो है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे विगनर साइज सेल और इक्वलेंट पॉइंट्स इन लेटस, और फिर मुख्तलिफ लेटसेस जो हैं उनको, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको स्टडी करके देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। लेक्चर थोड़े से लेंथी हो गए क्योंकि इसमें जो है ना सिर्फ आपको जो है वो समझाया जाएगा, बल्कि उसके साथ पूरे नोट्स लिखवाए जाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से इम्तिहान में इसकी तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।